एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के बाद चीजें बिल्कुल सेम टू सेम वही चीजें हो रहा। डिस्प्लेसमेंट के मैक्सिमम वैल्यू था, उसको नाम दिया एम। जो पोटेंशियल एनर्जी कम होने लगे, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी बढ़ने लगा, जो अपने एक पोजीशन के अलाउंग टू एंड फ्रो करता रहे, आगे पीछे करता। हेलो बच्चों, तो चलिए स्टार्ट किया जाए। तो आज का चैप्टर होगा सिंपल हार्मोनिक मोशन। बच्चों, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इस चैप्टर से कई चैप्टर्स डील होते हैं। अगर आपको एफएचएम समझ में आएगा तो बहुत अच्छे से वेव मोशन समझ में आएगा। वेव मोशन समझ में आएगा तो शायद आपको वेव ऑप्टिक्स पे भी अच्छा पकड़ बन जाएगा। और अगर आपको एफएचएम चैप्टर अच्छा बनता है तो याद रखिए आपको अल्टरनेटिंग करंट का भी अच्छा कॉन्सेप्ट हो जाएगा। तो बच्चों, क्यों ना एक चैप्टर है जिसको हम बहुत अच्छे से पढ़ाई करें, क्योंकि ये चैप्टर आपको कई चैप्टर्स को डील करेगा। तो चलिए बिना कुछ बातें किए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहला टॉपिक का नाम आता है आज पीरियोडिक मोशन। अब आप कहोगे सर ये पीरियोडिक मोशन क्या होता है, ये क्या है पीरियोडिक मोशन? तो चलो पहले एक बार पीरियोडिक फंक्शन को समझते हैं, और पीरियोडिक फंक्शन समझ में आएगा तो पीरियोडिक मोशन भी समझ में आ जाएगा। तो देखो क्या होता है, दुनिया का ऐसा कोई भी फंक्शन जो एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम या पोजीशन या एंगल्स, कुछ भी कहो, दुनिया के ऐसा कोई भी फंक्शन जो एक फिक्स इंटरवल के बाद रिपीट हो रहा होगा, मैं उसको नाम देता हूं पीरियोडिक फंक्शन। क्या नाम देता हूं? पीरियोडिक फंक्शन। और ऐसे मोशंस को हम लोग क्या नाम देंगे बच्चों? पीरियोडिक मोशन। क्या नाम देंगे बच्चों? पीरियोडिक मोशन। तो दुनिया के ऐसा कोई भी मोशन जो एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम या फिक्स इंटरवल ऑफ एंगल्स के बाद चीज़ें रिपीट हो रहा होगा, तो मैं कहता हूं पीरियोडिक मोशन। जैसे छोटे छोटे एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं बच्चों। मैंने आपको बताया कि मान लीजिए एक पेंडुलम है, एक सिंपल पेंडुलम है बच्चों, और मैंने इस सिंपल पेंडुलम के पे चर्चा किया। अब आप देख सकते हो ये सिंपल पेंडुलम इस प्रकार से इसका मूवमेंट हो रहा है, इस प्रकार से इसका मूवमेंट हो रहा है, ये यूं ऐसे ऐसे कर रहा होगा। तो एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम की बात अगर हम करें तो एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के बाद ये इस पोजीशन के अबाउट आगे पीछे कर रहा होगा। कुछ भी आप बात करो कि अगर एक कोई भी ऐसा मोशन जो एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के बाद चीज़ें बिल्कुल सेम टू सेम वही चीज़ें हो रहा है, तो मैं इसको कहता हूँ पीरियोडिक मोशन। जैसे आपको मैं ऐसे समझा रहा हूँ कि देखो 24 घंटे बाद फिर से इस यही टाइम होने वाले हैं। मान लो अभी 12 बज रहे हैं, तो 24 घंटे बाद फिर से दिन के ही 12 बजेंगे। इसका मतलब इसका जो टाइम पीरियड है वो 24 घंटे हो गए। मतलब मेरे कहने का मतलब आप समझने की कोशिश करो कि अगर कोई भी ऐसा मोशंस, कोई भी ऐसा फंक्शंस जो फिक्स इंटरवल के बाद चीज़ें रिपीट हो जाए, तो ऐसे मोशंस को कहते हैं पीरियोडिक मोशन। अब जैसे यहाँ पर एक आध एग्जाम्पल और लेते हैं बच्चों। मैंने कहा साइन फंक्शन। जैसे कि आप जान रहे हो कि साइन फंक्शन जो होता है यही साइन कर्व है, काफ़ी बार हम लोग पढ़े हैं। तो अब देखो ये साइन कर्व है, इसको मैं 0 बोलता हूँ, ये पाई होता है, ये 2 पाई होता है, ये 3 पाई होता है। अब क्या देख रहे हो कि आफ्टर अ इंटरवल ऑफ 2 पाई फिर से मोशंस वैसे ही रिपीट होंगे, फिर से फंक्शन वैसे ही रिपीट होंगे। तो ऐसे मोशंस को, ऐसे फंक्शंस को कहते हैं पीरियोडिक फंक्शन या पीरियोडिक मोशन। अब जैसे मैंने नाम लिया कॉस वेव्स, अब देख सकते हो इसमें भी वही कहानी है, एक फिक्स इंटरवल ऑफ 2 पाई फिर से चीज़ें बिल्कुल रिपीट होने लगा। तो ऐसे मोशंस को या ऐसे फंक्शंस को हम लोग कहते हैं पीरियोडिक मोशन या पीरियोडिक फंक्शन। तो मेरी बात समझ में आ रहा होगा कि पीरियोडिक मोशन क्या होता है, पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है। तो चलो छोटे छोटे पॉइंट्स को हम लोग और समझेंगे और आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। चलिए अगले टॉपिक का नाम आता है ऑसिलेटरी मोशन। अब ये ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है, इसको भी समझना बहुत ज़रूरी है। देखो बच्चों, दुनिया के ऐसा कोई भी मोशन जो एक पोजीशन के अलॉन्ग, एक पॉइंट के अलॉन्ग टू एंड फ्रो मोशन करे, आगे पीछे मोशंस करते रहे, मैं उसको नाम देता हूँ ऑसिलेटरी मोशन। सच टाइप ऑफ मोशन विच रिपीट्स टू एंड फ्रो अबाउट अ फिक्स पॉइंट, जो अपने एक पोजीशन के अलॉन्ग टू एंड फ्रो करता रहे, आगे पीछे करता रहे, ऐसे मोशंस को कहते हैं
ऑसिलेटरी मोशन, क्या कहते हैं इसको? ऑसिलेटरी मोशंस। अब सबसे बड़ी बात उठता है कि यार ऑसिलेटरी मोशन होता क्यों है? जरा इसको समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये ऑसिलेटरी मोशन होने के पीछे वजह क्या है। आइए जरा इसको समझते हैं। बच्चों, आपके सामने स्क्रीन पर देखो, एक छोटा सा एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अब आप यहां पर देखो बच्चों, इस प्रकार से मैंने दिया एक डायग्राम, और आप देखो, बहुत अच्छे समझने की कोशिश करिएगा आप लोग। एक बॉडी m मास का है, ठीक है, यहां रखा हुआ है। बच्चों, फोर्स का जन्म क्यों हुआ था? जैसे कि आप लोगों को वर्क एनर्जी पावर में पढ़ाया था कि फोर्स का जन्म हुआ था पोटेंशियल एनर्जी को मिनिमम करने के लिए। बहुत स्पष्ट बात। भाई फोर्स का जन्म क्यों हुआ था? पोटेंशियल एनर्जी को मिनिमम करने के लिए। कोई बॉडी मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी के दौर में रहना ही नहीं चाहता। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? फोर्स का जन्म हुआ ही है पोटेंशियल एनर्जी को मिनिमम करने के लिए। अब आप यहां पर देखो, एक बॉडी अगर यहां पर है तो यहां पर नेट फोर्स 0 है। अगर एक बॉडी यहां पर होगा तो कहोगे सर यहां भी नेट फोर्स 0, बैलेंस है। जरा गौर से देखना, मैं इसको हल्का सा धक्का दिया, जैसे इसको हल्का सा मूव करवाया तो बच्चों ये नीचे आना स्टार्ट हुआ। अब देखो, ये जैसे नीचे आना स्टार्ट हुआ तो फोर्स तो चाहता ही है कि ये बॉडी जो मैक्सिमम से मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी के दौर में बैठा हुआ है वो कम से कम पोटेंशियल एनर्जी के दौर में आए। इस वजह से बच्चों ये फोर्स इसी डायरेक्शन में एक्ट करता है। और आप गौर से देखो, अब अगर ये फोर्स ऐसे एक्ट करेगा बच्चों तो ये बॉडी अब धीरे धीरे नीचे आ रहा है, और जैसे जैसे ये बॉडी नीचे आएगा इसकी पोटेंशियल एनर्जी कम होने लगेगी। पोटेंशियल एनर्जी कम होने लगी, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी बढ़ने लगी। बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी कम होने लगे इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी बढ़ने लगा, बिकॉज टोटल एनर्जी तो आज भी कंजर्व रहेगा। जरा गौर से देखिएगा, ये बॉडी और थोड़ा नीचे आया, ये बॉडी और थोड़ा नीचे आया तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी और मिनिमम होने लगा। मैं तो पहले ही बोल चुका हूं कि फोर्स का जन्म ही हुआ था पोटेंशियल एनर्जी को मिनिमम करने के लिए। यही तो हम लोग कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में चर्चा किए थे वर्क पावर एनर्जी में, कि भाई फोर्स का जन्म ही हुआ था पोटेंशियल एनर्जी को मिनिमम करने के लिए। तुम देख सकते हो ये बॉडी और नीचे आ रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी काइनेटिक एनर्जी और बढ़ रही है, पोटेंशियल एनर्जी और कम हो रही। एक ऐसा स्टेज आएगा जब इसकी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो जाएगा। बच्चों, मैं ये नहीं कह रहा हूं यहां पर पोटेंशियल एनर्जी 0 है, मैं ये कह रहा हूं कि हो सकता है यहां पर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो जाए। अब जैसे ही पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो गया, फोर्स डिसअपीयर हो गया। भाई फोर्स की जरूरत क्या हुआ है? बहुत अच्छी बात है, फोर्स की जरूरत क्या है? भाई फोर्स का जन्म ही हुआ था पोटेंशियल एनर्जी को मिनिमम करने के लिए, और जैसे ही पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हुआ तो फोर्स की जरूरत कहाँ है? अब फोर्स हो गया डिसअपीयर। अब यहां पर देखो, इस पोजीशन के अबाउट यहां पर नेट फोर्स 0 हो गया, यहां पर फोर्स की जरूरत ही नहीं है। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि यहां जो पोटेंशियल एनर्जी था और टोटली के टोटली कन्वर्ट होकर काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। अब सबसे बड़ा दिक्कत का विषय क्या था बच्चों? यहां पर जरा उसको समझो कि यहां पर वेलोसिटी मैक्सिमम हो चुका है, बिकॉज काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो चुका है। बच्चों, अगर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो रहा है तो वही काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो रहा है, और अगर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो गया तो वेलोसिटी भी मैक्सिमम हो गया। अगर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो गया बच्चों तो वेलोसिटी भी मैक्सिमम हो गया। प्रॉब्लम क्या है? यहां पर फोर्स 0 है, यहां पर फोर्स डिसअपीयर है। तो और लेकिन जरा सोच के देखो, अगर फोर्स डिसअपीयर है, नहीं है फोर्स,
लेकिन वेलोसिटी तो मैक्सिमम है, कोई रोकने वाला है नहीं। प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया की वजह से ये बॉडी आगे भाग जाएगा, ये बॉडी आगे चल पड़ा। फिर सोचने की कोशिश करें, ये बॉडी आगे चल पड़ा भाई, इसको रोकने वाला तो कोई है नहीं, और वेलोसिटी यहां पर मैक्सिमम है, जिस वजह से ये बॉडी इधर भाग गया। अब जैसे ये बॉडी इधर भागेगा, तुम फिर से क्या कहोगे कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी फिर से बढ़ने लगी। क्या ये बात फोर्स को पसंद आएगा? नहीं आएगा। क्यों भाई? भाई फोर्स का जन्म ही हुआ था पोटेंशियल एनर्जी को मिनिमम करने के लिए। कितना अच्छा मिनिमम तो कर लिया था। अब फिर देखो, ये फिर से ये ऊपर जाने लगा। अब जैसे ऊपर जाने लगा तो पोटेंशियल एनर्जी जो मिनिमम से मिनिमम वैल्यू थे वो फिर बढ़ने लगे, और ये बात फोर्स को पसंद नहीं आया होगा। इस वजह से ये फोर्स क्या करेगा, इसको विरोध करेगा कि भाई तू ऊपर मत जा, ये तू ऊपर मत जा। ये कह रहा है मैं ऊपर जाऊंगा, और ये कहता है कि ऊपर मत जा, क्योंकि तेरे ऊपर जाने से फिर से पोटेंशियल एनर्जी बढ़ने लगेंगे, और ये इस फोर्स को पसंद नहीं है। तो क्या ये फोर्स इस बॉडी को रिस्टोर करने की कोशिश कर रहा है? यस, ये फोर्स का डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन के उल्टा हो रहा है। बिल्कुल। तो क्या ये फोर्स रिटार्ड करते करते क्या इसकी वेलोसिटी को खा जाएगा पूरे के पूरे? यस, एक समय आएगा जब ये फोर्स रिटार्डेशन क्रिएट करते करते कभी एक ऐसा स्टेज आएगा जब इस बॉडी को रोक देगा। बिल्कुल सही बात है भाई। अब ये बॉडी रुक गया होगा कहीं पर, क्योंकि ये फोर्स तो चाहता ही नहीं है कि बॉडी ऊपर मूव करे, ये बॉडी चले, क्योंकि इसके चलने से पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा। जैसे जैसे सोच के देखो, जैसे जैसे ये हाइट लेगा तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ने लगेगा, और ये फोर्स को पसंद नहीं था कि बॉडी मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी के दौर में फिर से जाने लगे। इस वजह से ये फोर्स इसको रिस्टोर करने की कोशिश करेगा। फिर से देखो, ये फोर्स इसको रिस्टोर करने की कोशिश करेगा। एक ऐसा स्टेज आएगा मेरे बच्चे जब मैं कहता हूं कि एक जगह पे आकर के इसको रोक देगा, और बॉडी यहां पर रुक गया। फिर से सोचिएगा, ये बॉडी यहां पर आकर के रुक गया, और फोर्स का जन्म क्यों हुआ था? पोटेंशियल एनर्जी को मिनिमम करने के लिए। अब यही फोर्स इस बॉडी को ड्राइव करते करते नीचे लाएगा। अब जरा सोचने की कोशिश करिएगा, ये फोर्स इस बॉडी को ड्राइव करते करते नीचे लाएगा। क्यों लाएगा नीचे? क्योंकि ये चाहता है कि बॉडी फिर से अपने मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी के दौर में आ जाए। इसका मतलब ये बॉडी दोबारा अपने इस पोजीशन के अलोंग आ रहा है। तुम कह सकते हो कि इसका मतलब ये बॉडी इस पोजीशन के अलोंग टू एंड फ्रो मोशन कर रहा होगा। यस, तो दुनिया के ऐसा कोई भी मोशन बच्चों जो अपने एक पोजीशन के अलोंग टू एंड फ्रो करता रहे, ऐसे मोशन को कहते हैं ऑसिलेटरी मोशन। क्या कहते हैं? ऑसिलेटरी मोशन। क्या कहते हैं? ऑसिलेटरी मोशन। बात तो ये है कि ऑसिलेटरी मोशन क्यों हुआ? तो भाई ऑसिलेटरी मोशन होने के पीछे सिर्फ वजह एक था कि पोटेंशियल एनर्जी को मिनिमम करने के लिए। लेकिन आपने एक बात नोट किया कि ये जो फोर्स है वो डायरेक्टली टुवर्ड द सेंटर रहा। अगर ये बॉडी इधर चल रहा है तो भी फोर्स का डायरेक्शन जो होगा वो सेंटर की तरफ लग रहा है। देख सकते हो आप, हमेशा मीन पोजीशन के अलोंग लग रहा है। अगर बॉडी ऊपर जा रहा है तब भी फोर्स का डायरेक्शन मीन पोजीशन की तरफ है। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि फोर्स का जो डायरेक्शन होगा वो हमेशा मीन पोजीशन की तरफ ही होगा। चाहे उसको रिस्टोर करने की कोशिश करे, चाहे इसको वापस लाने की कोशिश करे, लेकिन फोर्स का डायरेक्शन हमेशा इस मीन पोजीशन के अलोंग ही होगा। तो दुनिया के ऐसा कोई भी मोशन जो अपने एक पोजीशन के अलोंग टू एंड फ्रो मोशन करता रहे बच्चों, ऐसे मोशन को कहते हैं ऑसिलेटरी मोशन। अब यहाँ पर देखो, आपको वर्क पावर एनर्जी में पढ़ाया था कि 3 प्रकार से इक्विलिब्रियम होते हैं। इसमें 2 इक्विलिब्रियम का नाम लिया था, एक था स्टेबल इक्विलिब्रियम, एक था अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो याद है आपको क्या सिखाया था कि ऐसा इक्विलिब्रियम जिसमें अगर एक बॉडी को डिस्प्लेस कर दो और उसका टेंडेंसी ही नहीं है वापस आने का, तो ऐसे इक्विलिब्रियम कहते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। फिर क्या सिखाया था? ऐसा इक्विलिब्रियम जब एक बॉडी को मैं हल्का सा डिस्प्लेस कर देता हूं और उसका टेंडेंसी है वापस आने का, तो ऐसे इक्विलिब्रियम का नाम दिया था स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो याद रखिएगा,
एसएचएम होने के लिए, ऑसिलेटरी मोशन होने के लिए, टू एंड फ्रो मोशन होने के लिए स्टेबल इक्विलिब्रियम का होना बहुत जरूरी है। अब यहां पर समझ लो, ये केस देखो और ये केस देखो, सोच के देखो, अगर बॉडी को यहां से डिस्प्लेस करूंगा तो क्या इसका टेंडेंसी होगा वापस यहीं पर आने का? नहीं होगा। तो ऐसे इक्विलिब्रियम को कहते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। लेकिन अगर बॉडी को यहां से डिस्प्लेस करें तो क्या इसका टेंडेंसी होगा वापस आने का? बिल्कुल होगा। तो ऐसे इक्विलिब्रियम को कहते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। जैसे फिर से देखो, मैंने एक बॉल को बच्चों यहां पर रख करके छोड़ दिया, मैंने यहां पर रख करके छोड़ दिया, और एक बॉडी को मैंने यहां पर रख करके छोड़ दिया, ऐसे थ्रो कर दिया इसको। अब जरा सोचो, यहां भी है और यहां भी है, यहां भी नेट फोर्स 0 है और यहां भी नेट फोर्स 0 है। लेकिन अगर मैं इसको हल्का में डिस्प्लेस करता हूं तो बताओ क्या इसका टेंडेंसी वापस आने का होगा? नहीं होगा, क्योंकि इसकी टेंडेंसी वापस इसी पॉइंट पर आने का नहीं है। तो ऐसे इक्विलिब्रियम को क्या नाम दिया था वर्क पावर एनर्जी में? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या नाम दिया था? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। लेकिन जरा सोचो कि अगर एक बॉडी को यहां से डिस्प्लेस करता हूं तो क्या इसका टेंडेंसी वापस आने का है? बिल्कुल है। तो ऐसे इक्विलिब्रियम का नाम दिया बच्चों स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो याद रखिएगा, टू एंड फ्रो मोशन के लिए स्टेबल इक्विलिब्रियम का होना बहुत जरूरी है। टू एंड फ्रो मोशन के लिए बच्चों स्टेबल इक्विलिब्रियम का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा तभी वो आगे पीछे करते रहेगा। तो उम्मीद करता हूं ये बातें आपको समझ में आ गया। तो चलिए अगले पॉइंट पर हम लोग आते हैं। अगला पॉइंट का नाम आता है सिंपल हार्मोनिक मोशन। बहुत अच्छा। अब देखो, इसमें मैंने क्या बोला कि दुनिया के ऐसा कोई भी मोशन, such type of motion which repeats to and fro, such type of motion which repeats to and fro about a fixed point, on a fixed path with a constant horizontal force F equal to minus kx, known as simple harmonic motion। जैसा नाम वैसा ही काम, सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल तो भाई जरा समझो, आपके दिमाग में चल रहा होगा कि सर आपने यही बात तो ऑसिलेटरी मोशन में भी समझाया था और सेम बात आप एसएचएम में भी समझा रहे हो। वो भी टू एंड फ्रो मोशन कर रहा था और ये भी टू एंड फ्रो मोशन कर रहा था। तो आखिर दोनों में अंतर क्या है? चलो अंतर समझने की कोशिश करो। नाम ही है सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन, तो ध्यान दीजिएगा, इसकी कुछ कंडीशंस है। पहला कंडीशन, फोर्स मस्ट बी रीस्टोरिंग। भाई फोर्स मस्ट बी रीस्टोरिंग का क्या मतलब है? कि फोर्स को नेगेटिव होना पड़ेगा। रीस्टोरिंग का क्या मतलब अभी सिखाया था। अगर फोर्स का डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन उल्टा है तो भाई ये फोर्स तो रीस्टोरिंग होगा, क्योंकि ये फोर्स रीस्टोर करना चाहता है, कहता है आजा, तो ये फोर्स रीस्टोरिंग होगा। तो भाई मैंने कहा फोर्स मस्ट बी रीस्टोरिंग। उसके बाद मैंने बोला देयर मस्ट बी अ स्टेबल इक्विलिब्रियम। यस, अभी अभी समझाया था। चलो ये बात भी समझ में मेरे को आ गया। लेकिन इसमें दोनों में अगर मैं एसएचएम और ऑसिलेटरी की बात करूं तो ये दोनों बात तो वहां भी था और यहां भी था। तो आखिर इसमें और उसमें क्या अंतर है? तो याद रखना सिर्फ एक अंतर है। अगर आप ये बात समझ लोगे ना, हमेशा टेंशन खत्म। एक स्पेशल टेक्निक बताता हूं, उसमें और इसमें सिर्फ ये अंतर है। इसमें जो एसएचएम में फोर्स का जो वैल्यू होगा, चाहे ये के कुछ भी हो, एक्स का पावर एक ही होना चाहिए, 1। नाम ये सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसकी एम्पलीट्यूड बहुत छोटी होती है। सिंपल जवाब देता है, इतना टेढ़ा मेढ़ा जवाब देने की जरूरत नहीं है। अगर फोर्स इक्वल टू माइनस के एक्स, चाहे के का वैल्यू कुछ भी हो, अगर एक्स का पावर 1 दिख रहा है आपको तो ये हो गया एसएचएम। अदरवाइज मैं इसको ऑसिलेटरी बोल सकता हूं। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? सिंपल जवाब। अगर आप एक्स का पावर 1 देख रहे हो तो ये एसएचएम है। लेकिन 1 होने से काम नहीं चलेगा, फोर्स को नेगेटिव भी होना पड़ेगा और एक्स का पावर 1 भी होना पड़ेगा। अगर फोर्स नेगेटिव है तो रिस्टोरिंग है, तो फोर्स को नेगेटिव भी होना पड़ेगा और एक्स का पावर 1 भी होना पड़ेगा। तो उम्मीद करता हूँ ये बात यहाँ तक समझ में अच्छे से आ गया होगा बच्चों। तो अगर आपको अच्छे से समझ में यहाँ तक आ गया है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूँ 3 बातें मैंने समझाने की कोशिश किया।
पीरियोडिक मोशन, ऑसिलेटरी मोशन और सिंपल हार्मोनिक मोशन। एक बार जल्दी जल्दी रिपीट कर देता हूं। ऐसा मोशन जो एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम या पोजीशन के बाद चीजें रिपीट होने लगा, तो मैंने इसको कहा कह दिया कि भैया ये कैसा मोशन है, पीरियोडिक मोशन है। फिर मैंने क्या बोला कि दुनिया के ऐसा कोई भी मोशन जो अपने एक पोजीशन के अलॉन्ग टू एंड फ्रो मोशन करे, इसको नाम दिया ऑसिलेटरी मोशन। अब ऑसिलेटरी मोशन के पीछे वजह क्या था, वो सारी बातें मैंने समझाया कि फोर्स का जन्म होता है पोटेंशियल एनर्जी को मिनिमम करने के लिए। ये सारी बातें आपको मैंने समझाया अभी। और मैंने फिर नाम लिया सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो मैंने कहा सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए जरूरी दो ही बातें हैं, एक तो फोर्स को रिस्टोरिंग होना, मतलब फोर्स को नेगेटिव होना, और एक्स का पावर 1 होना। बस इतनी बातें आप याद रखो और फिर एंजॉय करो। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट आता है बच्चों, कॉन्सेप्ट ऑफ मीन पोजीशन एंड एक्सट्रीम पोजीशन। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर ये मीन पोजीशन क्या होता है, सर ये एक्सट्रीम पोजीशन क्या होता है। आओ अच्छे समझने की कोशिश करते हैं। मीन पोजीशन का मतलब होता है बच्चों, जहां पर भी नेट फोर्स 0 वही है मीन पोजीशन। अब जैसे मैंने कहा अभी छोटे से एग्जांपल लिया था, आप चेक करो पीछे वाले पेज। मैंने कहा अगर एक बॉडी इस पॉइंट के अबाउट एसएचएम कर रहा है, ऑसिलेटरी मोशन कर रहा है बच्चों, इस जगह पे आप देख सकते हो कि नेट फोर्स 0 है। जहां भी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम था वहीं पर नेट फोर्स क्या था, 0 था। तो ऐसा कोई भी पॉइंट जहां पर नेट फोर्स 0 हो जाए, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो जाए, उस पॉइंट को क्या कहते हैं बच्चों, मीन पोजीशन। क्या कहते हैं, मीन पोजीशन। तो ध्यान समझिएगा, x बराबर 0 को हम लोग मीन पोजीशन हमेशा नहीं बोलते। मैंने कहा जहां पर भी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो, जहां पर भी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो या फोर्स 0 हो, उस पोजीशन को कहते हैं मीन पोजीशन। क्या कहते हैं इसको, मीन पोजीशन। तो मान लो x इक्वल टू 0 पे मीन पोजीशन हुआ था और मैं कहता हूं कि ये बॉडी कहां तक जाएगा, तो कहोगे सर इस पॉइंट तक आएगा। तो मैक्सिमम यहां से यहां तक डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो इसको कहते हैं एक्सट्रीम पोजीशन। क्या कहते हैं इसको, एक्सट्रीम पोजीशन। अब आप क्या कहोगे सर, जितना ही आगे जाएगा उतना ये पीछे भी तो आएगा, इसको भी हम लोग कहते हैं एक्सट्रीम पोजीशन। क्या कहते हैं इसको, एक्सट्रीम पोजीशन। देखो मीन पोजीशन क्या होता है और एक्सट्रीम पोजीशन क्या होता है, समझ में आ रहा है बात। फिर देखो एक एग्जांपल और ले लेता हूं बच्चों। यहां देखो एक m मास का बॉडी है, मैंने इसको ऑसिलेट करवा दिया है कुछ ऐसे सोच के देखिएगा एक बार। इस जगह पे नेट फोर्स 0 है, तो मैंने इसका नाम दिया मीन पोजीशन। और बॉडी कहां तक जाएगा, मैक्सिमम यहां तक आया, तो इसका नाम दिया मैंने एक्सट्रीम पोजीशन। उतना ही ये पीछे भी आ रहा है बच्चों, तो इसका भी नाम दिया मैंने एक्सट्रीम पोजीशन। तो मेरे कहने का मतलब है कि जहां पर भी नेट फोर्स 0 है या पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है, उसको कहते हैं मीन पोजीशन। और बॉडी आया कहां तक, यहां तक आया, तो इसको क्या कहते हैं, एक्सट्रीम पोजीशन। दिस इज पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन एंड दिस इज द नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन। एक एग्जांपल बच्चों हम लोग और लेने की कोशिश करते हैं। अब यहां पर देखो बच्चों, ये एक स्प्रिंग है, मैंने इसमें एक बॉडी को अटैच कर दिया था। अब आप देख सकते हो जैसे बॉडी को अटैच करूंगा तो नीचे लगेगा mg और ऊपर लगेगा स्प्रिंग फोर्स kx, लॉ ऑफ मोशन में पढ़े थे। अभी नेट फोर्स 0 नहीं है, बिकॉज अभी ये जो स्प्रिंग है अभी नेचुरल कंडीशन में था, लेकिन ये mg नीचे डाउनवर्ड एक्ट हो रहा है, तो इस mg की वजह से बॉडी नीचे डिस्प्लेस करेगा। अब जैसे नीचे डिस्प्लेस करेगा बच्चों, तो आप कहोगे सर यहां पर आकर के mg और kx दोनों बराबर हो गया। स्टार्टिंग में kx का वैल्यू 0 था क्योंकि स्प्रिंग के पास कोई एक्सटेंशन नहीं था और mg रिएक्ट हो ही रहा था, लेकिन ये जैसे ही नीचे चला
बच्चों ये जैसे नीचे चला तो आप कहते हो कि x का वैल्यू बढ़ता जाएगा, एक ऐसा स्टेज आएगा जब kx और mg बराबर हो जाएगा, तो उस हालात में बच्चों नेट फोर्स 0 हो जाएगा। इसको कहते हैं मीन पोजीशन। क्या कहते हैं इसको? मीन पोजीशन। मेरे कहने का अब मतलब समझो, जहां पर भी नेट फोर्स 0 उसको कहते हैं मीन पोजीशन, जहां पर भी नेट फोर्स 0 उसको कहते हैं मीन पोजीशन। तो ये मीन पोजीशन नहीं था, यहां पर आकर के mg और kx बराबर हो गया, मतलब नेट फोर्स 0 हो गया, तो इसको कहते हैं मीन पोजीशन। क्या कहते हैं? मीन पोजीशन। अब यहां पर अगर मैं इसको ऑसिलेट कर दूं तो आप क्या कहोगे कि सर ये यहां तक नीचे आएगा और ये फिर ऊपर भी इतना ही कंप्रेशन करता रहेगा। तो मैं कह सकता हूं कि इस पोजीशन के अलाउम आगे पीछे कर रहा है, आगे पीछे कर रहा है। तो ऐसे मोशंस को क्या कहते हैं बच्चों? सिंपल हार्मोनिक मोशन या ऑसिलेटरी मोशन। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? तो मतलब कहने का मतलब बहुत स्पष्ट है कि जहां पर भी नेट फोर्स 0 होगा, जहां पर भी नेट फोर्स 0 होगा उसको कहते हैं मीन पोजीशन। क्या कहते हैं उसको? मीन पोजीशन। अब यहां पर बात को समझने की कोशिश करो, यहां पर चीजों को समझो कि बॉडी यहां से चला था और मैक्सिमम यहां पर तक डिस्प्लेस हुआ, तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को कहते हैं एम्पलीट्यूड। क्या कहते हैं इसको? समझने की कोशिश करो। मैं यहां पर एक नया टर्म लिख रहा हूं, एम्पलीट्यूड। ए का मतलब एम्पलीट्यूड, एंड व्हाट इज एम्पलीट्यूड? द एम्पलीट्यूड इज मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट का नाम दिया मैंने एम्पलीट्यूड। क्या नाम दिया बच्चों? एम्पलीट्यूड। डिस्प्लेसमेंट के मैक्सिमम वैल्यू था, उसको नाम दिया एम्पलीट्यूड। तो अब कहोगे ये x इक्वल टू 0 है और ये x इक्वल टू t है, तो जितना आगे उतना ये पीछे भी है, तो ये है x इक्वल टू माइनस है। आइए यहाँ पर भी चर्चा करते हैं। ये x इक्वल टू 0 है तो इसको कहते हो x इक्वल टू प्लस ए, और इसको कहते हो x इक्वल टू माइनस ए। सेम कहानी यहाँ भी देखो, मैं इसको मीन पोजीशन नहीं बोल रहा हूँ, ये हमारा मीन पोजीशन है। तो यहाँ है x इक्वल टू 0 और ये यहाँ पर डिस्प्लेस हुआ x इक्वल टू प्लस ए, और उतना ही ये इधर गया, तो ये हो गया बच्चों x इक्वल टू माइनस ए। इसका मतलब बच्चों इस पोजीशन के अबाउट ये आगे पीछे ऊपर नीचे कर रहा है, मतलब यही है ऑसिलेटरी मोशन, टू एंड फ्रो मोशन। अब यहाँ पर मैंने आपको छोटी छोटी बातें समझाने की कोशिश की है। कुछ मीन पोजीशन के थ्योरम थे, आप आइए इस थ्योरम को समझने की कोशिश करते हैं। तो इसका पहला थ्योरम क्या था? रिजल्टेंट फोर्स इज 0 एट मीन पोजीशन। अच्छा जी, ये क्या लिख दिया मैंने? रिजल्टेंट फोर्स इज 0 एट मीन पोजीशन। पहले से पता है भाई, जहां भी मीन पोजीशन होगा वहां नेट फोर्स तो 0 होगा, तो मैंने इसका नाम दिया मीन पोजीशन, कि जहां भी नेट फोर्स 0 होगा तो वहां पर फोर्स, जहां पर भी मीन पोजीशन होगा वहां पर फोर्स 0 होगा। अब जरा ध्यान से समझिएगा, तो ये क्या मैंने क्या क्या बोला कि जो नेट फोर्स होगा वो 0 होगा मीन पोजीशन पर, तो यहां पर फोर्स 0 है। अब भाई फोर्स का वैल्यू क्या होता है एसएचएम में बच्चों? माइनस में kx। अब यहां पर जब x 0 होगा तो फोर्स भी 0 होगा, लेकिन जरा समझने की कोशिश करिएगा कि जब ये यहां पहुंचेगा, जब ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ले लेगा, जब इस x का मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा बच्चों, जब इस x का मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा, क्योंकि आप तो जानते हो कि इस पॉइंट पर x का मैक्सिमम वैल्यू हो जाता है, x का मैक्सिमम वैल्यू हो जाता है, यहाँ भी x का मैक्सिमम वैल्यू हो जाती है, मिनिमम नहीं है, इधर तो डायरेक्शन दिखा रहा है बस। तो यहाँ पर क्या कहोगे कि फोर्स मैक्सिमम हो जाएगा, यहाँ भी फोर्स क्या हो जाएगा बच्चों? मैक्सिमम हो जाएगा। तो मीन पोजीशन पर बच्चों फोर्स, मीन पोजीशन पर फोर्स 0 होता है और एक्सट्रीम पोजीशन पर फोर्स मैक्सिमम होता है, बिकॉज वहां पर x का मैक्सिमम वैल्यू हो गया। और फोर्स को डिफाइन कैसे किया गया एसएचएम में? F इक्वल टू माइनस ऑफ kx। उम्मीद करता हूं इतनी बातें समझ में आ रहा होगा। सेकेंड पॉइंट क्या कहता है?
एक्सेलरेशन इज जीरो एट मीन पोजीशन, होना ही चाहिए। और भाई बड़ी सिंपल सी बात बताऊं आपको कि जब फोर्स जीरो होगा तो एक्सेलरेशन भी जीरो होगा। इसका मतलब मीन पोजीशन पर एक्सेलरेशन जीरो है, मीन पोजीशन पर एक्सेलरेशन जीरो है। तो सिंपल सा बात है भाई, एक्सट्रीम पोजीशन पर फोर्स मैक्सिमम हो रहा था, इसका मतलब एक्सट्रीम पोजीशन पर एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगा, एक्सट्रीम पोजीशन पर एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगा। बिल्कुल सही बात। दो बातें अच्छे से क्लियर हो गया कि मीन पोजीशन पर फोर्स जीरो और एक्सट्रीम पोजीशन पर फोर्स मैक्सिमम। फिर से बोलो, मीन पोजीशन पर एक्सेलरेशन जीरो, एक्सट्रीम पोजीशन पर एक्सेलरेशन मैक्सिमम। ये दोनों बहुत अच्छे समझ में आ गया। अब जरा ध्यान से समझो, मैंने ये बातों को बहुत अच्छे समझाने की कोशिश किया कि वेलोसिटी इज मैक्सिमम एट मीन पोजीशन। बहुत स्पष्ट बताऊं मैं तुम्हें, सिंपल जवाब है यार, इतना क्यों टेढ़ा बेढ़ा बात करते हो कि जब फोर्स जीरो होगा, जहां भी फोर्स जीरो होगा तो मैंने उसको नाम दिया था मीन पोजीशन। और मैं तो पहले से बोल चुका हूं कि जहां मीन पोजीशन एक्वायर करेगा वो स्टेबल इक्विलिब्रियम का पॉइंट है और वहां पर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है। अरे भाई बड़ी स्पष्ट है भाई कि अगर वहां पर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगा। जहां पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है, अब देखो ध्यान से, इस डायग्राम को मैं यहां से बस समझाने जा रहा हूं, यहाँ पर थोड़ा ध्यान से समझोगे। यहां देखो, यहां पर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम था, तो अगर भाई पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम था तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो चुका है, और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो चुका है तो वेलोसिटी मैक्सिमम हो चुका है। अब जरा समझने की कोशिश करो, जैसे ये बॉडी मैक्सिमम स्पीड से ऊपर मूव करेगा तो ये फोर्स इसको रिस्टोर करने की कोशिश करेगा, ये वी को खाने लगेगा, खाते 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 एक ऐसा स्टेज आएगा जब पूरा का पूरा खा जाएगा। और मैं कहता हूं बॉडी रुक गया। अब भाई बॉडी तो रुक गया, लेकिन ये फिर से मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी के दौर में आने लगा। ये बात फोर्स को पसंद नहीं था और एक्सट्रीम पोजीशन पर आकर के फोर्स मैक्सिमम हो चुका है, एक्सट्रीम पोजीशन पर आकर के फोर्स मैक्सिमम हो चुका है। और अगर ये फोर्स मैक्सिमम हो गया तो अब यही फोर्स इसको कहता है कि चल अपने मेन पोजीशन की तरफ चल, क्योंकि तुम्हारा काम इतना ही है कि मिनिमम से मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी एक्वायर करते रहो। इस वजह से ये फोर्स इसको दोबारा यहां पर ले आता है। अब जैसे दोबारा यहां पर लेके आया तो फिर से यहां पर वेलोसिटी मैक्सिमम हो गया, लेकिन अब इसका मुंह इस तरफ है बच्चों, अब इसका मुंह इस तरफ है। जैसे सोच के देखो एक बार कि जैसे इसका मुंह इस तरफ है, कोई रोकने वाला तो है नहीं, तो अब ये इधर मूव किया। अब जैसे ये इधर मूव किया, ये बात भी इसको पसंद नहीं है, क्योंकि इसके इधर जाने से भी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ने लगा। तो फिर से क्या करेगा, फोर्स नीचे लगेगा और ये इधर डिस्प्लेस करता रहेगा। फिर ये फोर्स इस वेलोसिटी को खाने लगेगा और खाते 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 कहीं पर जीरो कर देगा। और जैसे जीरो करेगा तो फिर से यहां पर एक्सट्रीम पर आ गया, और जैसे एक्सट्रीम पर आया बच्चों तो फिर से हम क्या कहेंगे कि वहां पर आकर के फोर्स मैक्सिमम हो गया, और मैं देख पा रहा हूं पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम लेके आ गया है वो फिर से। और ये बात इसको नहीं पसंद है फोर्स को कि कोई बॉडी मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी के दौर में रहे, इस वजह से ये फोर्स इसको दोबारा वापस लाने की कोशिश कर रहा है। तो ये बात तो समझ में आ रहा है बच्चों कि आखिर एक बॉडी टू एंड फ्रो मोशन कर क्यों रहा है। तो जवाब बहुत स्पष्ट, टू एक्वायर मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। भाई फोर्स का जन्म ही हुआ है पोटेंशियल एनर्जी को मिनिमम करने के लिए। फोर्स का जन्म किसी और अकाउंट पे हुआ ही नहीं। फोर्स का जन्म ही सिर्फ इसलिए हुआ कि किसी बॉडी को मिनिमम से मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी के दौर में ले आए। बात खत्म। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? हम कंजर्वेटिव फोर्स की बात कर रहे हैं, ये भी ध्यान रखिए। तो चलिए अगले टॉपिक पे आते हैं। और हमारे सामने में आता है इक्वेशन ऑफ एसएचएम। लेकिन इक्वेशन ऑफ एसएचएम में जाने से पहले मैं आपको एक फाइनल बात कर देता हूं, सुनते जाना बस। लास्ट पॉइंट कि मीन पोजीशन पर फोर्स जीरो, एक्सट्रीम पोजीशन पर फोर्स मैक्सिमम, इधर भी और इधर भी। यहां पर एक्सेलरेशन जीरो तो यहां एक्सेलरेशन मैक्सिमम,
यहाँ वेलोसिटी मैक्सिमम, तो यहाँ वेलोसिटी 0। यहाँ काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, तो यहाँ काइनेटिक एनर्जी मिनिमम, या 0 बोलो फिलहाल। यहाँ पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम, तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम। जो बातें मैंने यहाँ किया है बच्चों, वही सेम बातें यहाँ भी है, क्योंकि ये x इक्वल टू प्लस ए है और ये x इक्वल टू माइनस है। प्लस माइनस के चक्कर में मत पड़ना, ये तो सिर्फ साइन है। तो उम्मीद करता हूँ इतनी बातें समझ में आ रहा होगा। तो चलिए अब हम लोग जनरल इक्वेशन की तरफ बात करते हैं और इक्वेशन ऑफ एसएचएम को समझने की कोशिश करते हैं। आइए बच्चा, थोड़ा सा मैथ आ रहा है, हल्का सा अप्रोच मैथमेटिकल है, थोड़ा ध्यान से। मान लीजिए एक बॉडी एम मास का है, तो हम तो जान चुके हैं इस पर फोर्स पीछे लग रहा था और बॉडी आगे डिस्प्लेस कर रहा था। इस बॉडी पर फोर्स पीछे लगा और डिस्प्लेसमेंट आगे हो रहा है, तो मैं जरूर कहूंगा कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। यही एसएचएम की कंडीशन बताया था कि फोर्स को नेगेटिव भी होना पड़ेगा और x का पावर 1 भी होना पड़ेगा। तो बच्चों मैंने इसको ऐसा छोटा सा काम किया, इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दिया, जिसका नाम देंगे आज फोर्स कांस्टेंट। इसके को क्या बोल रहे हैं बच्चों? फोर्स कांस्टेंट। क्या बोलते हैं इसको? फोर्स कांस्टेंट। फिर सुनिएगा, F इक्वल टू माइनस ऑफ के एक्स, इस के को क्या बोल रहे हैं? फोर्स कांस्टेंट। आगे जाके इसको मैं स्प्रिंग कांस्टेंट का भी नाम देंगे, फिलहाल हम क्या बोल रहे हैं? फोर्स कांस्टेंट। आप जानते हो जो F होता है वो किसके बराबर होता है बच्चों? ma के बराबर। तो लिख सकता हूं मैं ma इक्वल टू माइनस में के एक्स। हम कह सकते हैं एक्सेलरेशन इक्वल टू माइनस के बाय एम इंटू एक्स। एक्सेलरेशन इक्वल टू माइनस में के बाय एम इंटू एक्स। बच्चों इस नया टर्म को थोड़ा सा और डिफाइन कर देता हूं मैं कि इस के बाय एम को मैंने एक स्पेशल नाम दिया ओमेगा स्क्वायर। क्या नाम दिया? ओमेगा स्क्वायर। अच्छा, ये ओमेगा क्या होता है बच्चों? ये ओमेगा होता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ओमेगा क्या होता है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ध्यान सुनिएगा, ये ओमेगा क्या होता है बच्चों? एंगुलर फ्रीक्वेंसी। अच्छा ध्यान दो, यहां पर ए का जो वैल्यू था वो माइनस के बाय एम इंटू एक्स था और ये ओमेगा क्या था? एंगुलर फ्रीक्वेंसी। मैंने यहां पर ऐसे लिख दिया एक्सेलरेशन इक्वल टू माइनस में ओमेगा स्क्वायर एक्स। ध्यान दीजिएगा, अच्छे से समझने की कोशिश करो, इस वीडियो में आपको बहुत अच्छे समझ में आने वाला है। एक्सेलरेशन इक्वल टू माइनस में ओमेगा स्क्वायर एक्स और इसको नाम दिया गया बच्चों एक्सेलरेशन ऑफ एसएचएम। एक्सेलरेशन ऑफ एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक मोशन। यही है एसएचएम का एक्सेलरेशन। आपने एक बात नोट किया कि एक्सेलरेशन का डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन हमेशा उल्टा रहा। एक छोटी सी बात और याद रखना है बच्चों कि एसएचएम जब तक होता रहेगा तो जो फोर्स का डायरेक्शन है वो हमेशा टुवर्ड द सेंटर होगा। एक्सेलरेशन का डायरेक्शन, फोर्स का जो डायरेक्शन है वो हमेशा हमेशा के लिए समझ लो वो मीन पोजीशन के अलोंग ही होगा। उसका जो डायरेक्शन होगा वो मीन पोजीशन के अलोंग होगा, चाहे बॉडी इधर मूव करे, चाहे बॉडी इधर मूव करे, चाहे वापस ला रहा हो, कैसे भी आ रहा हो, लेकिन इसका जो फोर्स का डायरेक्शन होगा वो हमेशा मीन पोजीशन की तरफ होगा। अब यहां पर आप समझो, छोटा सा पॉइंट समझाने की कोशिश करता हूं कि जैसे कि आप जानते हो बच्चों, आप लोगों ने स्टार्टिंग से पढ़ा है कि एक्सेलरेशन को मैं ऐसे लिखता हूं डबल डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स। भाई डिस्प्लेसमेंट को डबल डिफरेंशिएशन करोगे तो एक्सेलरेशन ही तो आ जाएगा। एक्स को एक बार डिफरेंशिएशन करोगे तो वी आएगा और वी को एक बार करोगे तो ए आएगा। तो क्या इस एक्सेलरेशन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं? तो मैं लिख सकता हूं जैसे कि मुझे पहले से पता है एक्सेलरेशन इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। अब इस ए के बदले में लिख देता हूं डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। याद रखिएगा बच्चों, डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर
इज माइनस में ओमेगा स्क्वायर एक्स। दिस इज द नेसेसरी कंडीशन ऑफ एसएचएम। कोई भी दुनिया का ऐसा इक्वेशंस, कोई भी, सुन पा रहे हो, कोई भी ऐसा इक्वेशंस जो इसको सेटिस्फाई कर देगा वही एसएचएम के इक्वेशंस हो सकते हैं। चाहे वो हजारों टाइप के इक्वेशंस क्यों ना हो बच्चों, दुनिया के ऐसा कोई भी फंक्शन जो इसको सेटिस्फाई कर देगा वही एसएचएम के इक्वेशंस होंगे। तो ओवरऑल अगर हम बात करें बच्चों तो d2x बाई dt स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज जीरो। जैसे कि आप देख रहे हो इट इज अ डिफरेंशियल इक्वेशन। इस डिफरेंशियल इक्वेशन के जनरली दो सॉल्यूशंस होते हैं। पहला सॉल्यूशंस होता है x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, और एक और सॉल्यूशन होता है x इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, खास करके मेडिकल वाले बच्चे स्पेशली ध्यान दीजिएगा। आप इससे सॉल्व नहीं कर सकते हो, ये थोड़े आपके लिए हल्का सा टफ हो जाएगा। तो मैंने इसका नाम दिया इक्वेशन ऑफ एसएचएम, और ये इसका जनरल सॉल्यूशन है बिकॉज इट इज अ डिफरेंशियल इक्वेशन। इस डिफरेंशियल इक्वेशन के दो सॉल्यूशंस हो रहे हैं, x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव और x इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। तो बच्चों मेरे कहने का मतलब है कि आज से बस आपको ये याद रखना है कि दिस इज द इक्वेशन ऑफ एसएचएम। हम इसको इक्वेशन ऑफ एसएचएम मान ली। अब जितना भी आगे क्वेश्चंस करेंगे, जितना भी आगे क्वेश्चंस करेंगे, सारे के सारे इसी इक्वेशंस की बदौलत करेंगे। तो क्या आपको याद रहेगा x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव एंड इट इज द जनरल इक्वेशन ऑफ एसएचएम। कभी कभी आप देखोगे किताबों में कि ये भी लिखा रहता है x इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। याद रखें दोनों में कुछ तो अंतर होगा, वही अंतर हम समझाने की कोशिश करेंगे। तो आपको मैं जनरल बात बता दिया हूँ कि x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव या x इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, ये जनरल इक्वेशन हो गया एसएचएम का। आप इसमें से कोई एक को याद रखो। चलो मैं इसी को याद करने के लिए बोला, तो आज से हम लोग याद कर लेते हैं कि भाई x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, और यही हो गया जनरल इक्वेशन ऑफ एसएचएम। अच्छा एक बात और समझना ध्यान से बच्चों, एक बात बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करना। क्या आखिर ये यहाँ पर समझने की कोशिश करना बच्चों, आखिर इस इक्वेशंस में इक्वल टू ए कॉस या ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव में ये सारे टर्म्स क्या है, ये सारे टर्म्स क्या है। चलिए इसको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूं मैं। x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव में ये सारे टर्म्स क्या है, चलो मैं पहले इसको डिफाइन करता हूं। तो थोड़ा ध्यान देना, ये जो टर्म आप देख रहे हो इस टर्म को कहते हैं एम्पलीट्यूड। ये ए का मतलब क्या होता है बच्चों, एम्पलीट्यूड। अब आप मुझसे पूछोगे सर ये एम्पलीट्यूड क्या होता है। अभी अभी आपको समझाया था कि एम्पलीट्यूड को बोला गया मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। क्या बोला गया, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, इसी को बोलते हैं हम लोग एम्पलीट्यूड। क्या बोलते हैं बच्चों, एम्पलीट्यूड। अच्छा ये ओमेगा क्या है, आओ इसको भी समझने की कोशिश करते हैं। छोटे छोटे टर्म है, अगर आपको समझ में आ गया तो बहुत मजा आ जाएगा। ये ओमेगा क्या है, ओमेगा को बोला जाता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। क्या बोला जाता है बच्चों, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होंगे, कुछ रिजल्ट बता रहा हूं, उसको थोड़ा ध्यान देना। ओमेगा का वैल्यू होता है बच्चों अंडर रूट में k बाई एम। ओमेगा का वैल्यू होता है बच्चों 2 पाई गुना फ्रीक्वेंसी। ध्यान देना, ये ओमेगा कहते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी और ये f को बोलते हैं लीनियर फ्रीक्वेंसी। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी और लीनियर फ्रीक्वेंसी में आपको हमने सर्कुलर मोशन में भी समझाया था रिलेशन। चलो कोई बात नहीं सर, याद नहीं है, कोई बात नहीं, ये नहीं याद है तब यहाँ याद कर लो। ओमेगा इक्वल टू क्या होता है 2 पाई गुना फ्रीक्वेंसी,
और फ्रीक्वेंसी क्या होता है 1 टाइम पीरियड। तो ओमेगा का एक और वैल्यू मैंने लिख दिया 2π टाइम पीरियड। थोड़ा ध्यान देना बच्चों, ओमेगा के 3 रिजल्ट मैंने बताया। ओमेगा इज √k/m, ओमेगा इज 2π गुना फ्रीक्वेंसी और ओमेगा इज 2π टाइम पीरियड। अच्छा अब याद रखो, अब ये टी क्या है, जरा इसको भी समझने की कोशिश करते हैं कि ये टी और इस टी में क्या अंतर है। देखो ये टी हो गया टाइम पीरियड। क्या हो गया? टाइम पीरियड। अब आप कहोगे सर टाइम पीरियड क्या है, जरा इसको समझाओ। तो जरा समझो, मैं एक पेंडुलम का ही एग्जांपल ले लेता हूं। मैंने इसको ऐसे मूव करवा दिया तो पहली बार में ये ऐसे जाएगा, फिर ये ऐसे आएगा, फिर ये ऐसे आएगा और फिर ये ऐसे आएगा। तो एक तरह से देखो 1 2 3 4, ये 4 मोशन करने में जो समय लगाया उसको कहते हैं टाइम पीरियड। क्या कहते हैं? टाइम पीरियड। तो टी का मतलब होता है बच्चों टाइम पीरियड। क्या बोलते हैं इसको? टाइम पीरियड। अब आप कहोगे सर ये स्मॉल टी क्या है? एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन तक जाने में जो समय लगा उसे हम कहते हैं टाइम टेकन। इसे क्या कहते हैं? इसको टाइम टेकन। इसको बोलेंगे टाइम टेकन टू गो फ्रॉम, टाइम टेकन टू गो फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाने में जो समय लगा उसको कहते हैं टाइम टेकन। एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन तक जाने में जो समय लगा उसे कहते हैं टाइम टेकन। स्मॉल टी से डिनोट करेंगे। और कैपिटल टी का क्या मतलब है? इट इज अ टाइम पीरियड। एक कंप्लीट ऑसिलेशन करने में जो समय लगाया उसे कहते हैं टाइम पीरियड। क्या कहते हैं इसको? टाइम पीरियड। अब फिर सुनोगे ध्यान से, इस चैप्टर की सबसे खास बात अब सामने आ रहे हैं। अरे भैया ये फाई क्या है? सुनो, एक तरह से देखो, तुम फील करो यार, ये जो फाई है ना बच्चों, ये फाई भी एक एंगल है, ये फाई भी एंगल है। और अगर हम डायमेंशनली चेक करें तो ये पूरे भी एंगल है। भाई साइन के साथ ये जो भी होगा वो एंगल ही तो होगा। और अगर ये एंगल है तो ये भी एंगल है और ये भी एंगल है। भाई डायमेंशनली तो यही बात होगा। भाई इवन डायमेंशनली तो पढ़े ना कि भाई साइन के साथ ये पूरे टर्म जो होगा वो एंगल होगा, और वो पूरे टर्म जो एंगल है तो ये भी एंगल होगा और ये भी एंगल होगा। तो ध्यान देना, इस फाई को कहते हैं इनिशियल फेज। क्या कहते हैं इसको? इनिशियल फेज। फेज का मतलब एंगल, फाई का मतलब क्या हुआ? इनिशियल फेज। और इस पूरे टर्म को क्या कहते हैं? ओमेगा टी प्लस फाई को फाइनल फेज। फिर से सुनना, इस फाई को कहते हैं इनिशियल फेज। क्या कहते हैं इसको? इनिशियल फेज। और ओमेगा टी प्लस फाई को क्या बोलते हैं बच्चों? फाइनल फेज। क्या बोलते हैं? टोटल फेज। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? तो हम लोग सबसे पहले जानने की कोशिश करेंगे इनिशियल फेज कैसे निकाला जाए। आओ जरा इनिशियल फेज निकालने की कोशिश करते हैं। अब इसमें कुछ केस लेता हूं ताकि थोड़ा ध्यान समझो। अब मान लो बच्चों एक बॉडी x = 0 पर था और हम पता करना चाहते हैं कि अगर एक बॉडी इस पॉइंट पर होगा, अगर एक बॉडी इस पॉइंट पर होगा तो इसका इनिशियल फेज कितना होगा। जरा ध्यान देना, समय बराबर 0 सेकेंड पर बॉडी जहां पर भी होगा उसी को कहते हैं इनिशियल फेज। भाई मैंने आपको देखा, आप कहां से आ रहे हो मुझे क्या पता, मैं तो अभी अभी आपको देखा है। सोच के देखो, आप कहां से आए, किधर आए मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने तो अभी अभी आपको देखा है। तो जब मैंने अभी अभी आपको देखा है, इस वक्त समय क्या हो रहा था? 0 सेकेंड। इस वक्त समय क्या हो रहा था? 0 सेकेंड। इसका मतलब 0 सेकेंड को पुट करने के बाद जो ये एंगल आएगा वही हमारा इनिशियल फेज कहलाएगा। x = 0 पर मतलब ये इक्वेशंस को यूज करिए। x = a sin ओमेगा टी प्लस फाई। बच्चों
और आप कह दोगे x इक्वल टू 0 पुट करता हूं और यहां पर टाइम के बदले में 0 पुट कर देता हूं। एक बार सोचो और जवाब दो, सोचो और जवाब दो। a sin phi इक्वल टू 0, sin phi इक्वल टू 0, इसीलिए फेज इक्वल टू 0 डिग्री, बिकॉज साइन कितने पे 0 पे। इसका मतलब अगर कोई बॉडी मीन पोजीशन पर है, x इक्वल टू 0 पर है, तो x इक्वल टू 0 लोकेशन पर जो इसका इनिशियल फेज होगा वो कितना होगा? 0 डिग्री। कितना होगा बच्चों? 0 डिग्री। तो मेन पोजीशन मतलब x इक्वल टू 0 पर जो इनिशियल फेज है वो कितना है? 0 डिग्री। अच्छा, एक बात आपसे मैं और पूछना चाहता हूं कि मान लो एक बॉडी यहां से स्टार्ट किया है मोशन करना, तो भाई अगर ये बॉडी यहां से स्टार्ट करता है मोशन करना तो इस इक्वेशन में पुट कर दो a sin ओमेगा टी प्लस 0। अब ये इक्वेशन आखिर क्या बताना चाह रहा है? ये इक्वेशन कहना चाह रहा है कि इनिशियली 0 फेज से स्टार्ट हुआ, समय बीतता चला गया और इसके फाइनल फेज बदलते चले गए, फेज चेंज होते चले गए, लेकिन ये स्टार्ट जो हो रहा था वो 0 फेज से। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? इसका मतलब x इक्वल टू 0 पर फेज कितना होगा बच्चों? x इक्वल टू 0 पर फेज कितना होगा? 0। फिर बात करेंगे बच्चों, मान लो हमने कह दिया x इक्वल टू a/2। अब मुझे खुद बताओ आप x इक्वल टू a/2 पर फेज क्या होगा? मैं सिंपल जवाब दे रहा हूं, मुझे टेढ़ा बात नहीं करना आता। समय बराबर 0 सेकेंड पर जो फेज होगा वही तो हम उसको फेज बोलते हैं, इनिशियल फेज। तो हम यही क्वेश्चंस को यूज कर लेंगे। x इक्वल टू a sin phi। भाई मैं sin phi तक ही क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि मुझे इस टर्म को लेना ही नहीं है। क्योंकि क्यों नहीं लेना है बच्चों? इनिशियल फेज में समय 0 रहेगा, तो इनिशियल फेज निकालते वक्त इस टर्म को गायब कर दो, बिकॉज ये t तो 0 हो चुका है। अब मुझे बताओ कि जब समय 0 सेकेंड था तो ये x कहाँ था? x इक्वल टू a/2। तो अब मुझे बताओ x इक्वल टू a/2 इज a sin phi। a से कैंसिल आउट हो गया, तो बच्चों मुझे बताओ sin phi बराबर कितना हो गया? आधा। तो बच्चों मुझे बताओ phi कितना हुआ? 30 डिग्री। कितना हो गया? 30 डिग्री। sin 30 हाफ मतलब π/6, या इसको और क्या बोल रहे हो? 30 डिग्री। अब ये क्या मतलब है यार? इसका मतलब थोड़ा समझाओ। इसका मतलब ये है कि अगर कोई बॉडी यहां से स्टार्ट होता है, इसका फेज कितना होगा बच्चों? π/6। और मान लो ये बॉडी इधर मूव करता है। देखो एक बात और तुम्हें बताता हूं, अगर इसका मुंह इस तरफ होगा बच्चों, इसका मुंह इस तरफ होगा तो फेज कुछ और होगा, वो भी चर्चा करेंगे फेजर डायग्राम में, बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे। अब ये वो सारे मोशन इधर की बात कर रहे हैं। अब जरा समझने की कोशिश करो कि अगर बॉडी यहां पर है x इक्वल टू a/2 पर और इसका मुंह इस तरफ है, तो इसके इक्वेशंस को कैसे लिखा जाए? तो कहोगे x इक्वल टू a sin ओमेगा टी प्लस π/6। बस। आखिर ये इक्वेशन आपको बताना क्या चाह रहा है? ये इक्वेशन आपको ये बताना चाह रहा है कि ये बॉडी इनिशियली π/6 फेज पर था, ये बॉडी इनिशियली 30 डिग्री एंगल फेज पर था। समय बीतता चला गया बच्चों, समय बीतता चला गया और इसके फेज में भी अंतर आते चले गए। फाइनल ये बातें हुआ कि x इक्वल टू a/2 पर फेज जो था, इनिशियल फेज जो था वो कितना था? 30 डिग्री π/6। आइए फिर चर्चा करते हैं बच्चों। मैं कहता हूं कि मान लीजिए बॉडी x इक्वल टू a/√2 पर आ गया, आ नहीं गया, मैंने इसको यहां देखा, पहली बार देखा है यहां पर। भाई मैंने इसको पहली बार यही देखा, तो मैंने कहा जब मैंने पहली बार देखा था तो समय 0 सेकेंड था। तो भाई सीधा सीधा बात कर लो, x इक्वल टू a sin phi। अब इस x के बदले में पुट कर दो a/√2। मैं यही टर्म क्यों यूज कर रहा हूं? ओमेगा टी क्यों नहीं ले रहा हूं बच्चों? मैं जानता हूं जब मैं इनिशियल फेज निकालूंगा तो टाइम तो 0 सेकेंड था, तो मैं x इक्वल टू लिख दिया a/√2 इज a sin phi। a/√2 इज a sin phi।
अब आप कह सकते हो sin फाई इक्वल टू 1/√2, तो इसका मतलब फेज कितना हो गया बच्चों? 45 डिग्री। π/4 45 डिग्री। इसका मतलब x इक्वल टू a/√2 पर जो इनिशियल फेज होगा वो 45 डिग्री होगा। अच्छा, एक बात और मुझे बात को बताना होगा कि अगर ये बॉडी यहाँ इस तरफ चला, तो अगर इसका डायरेक्शन इस तरफ है, तो मैं इसको इक्वेशन कैसे लिखूंगा? a sin ओमेगा टी प्लस π/4, a sin ओमेगा टी प्लस π/4। उम्मीद करता हूं आपको समझ में बहुत अच्छे से आ रहा होगा। a sin ओमेगा टी प्लस π/4। फिर अगले केस में आ जाओ बच्चों। मैंने कहा एक बॉडी को मैंने अभी अभी देखा x इक्वल टू √3a/2 पर। अब आप खुद बताओ कि अगर ये √3a/2 पर था, इसका इनिशियल फेज निकालना होगा, तो हम फिर से वही बात करेंगे। a sin फाई, x के बदले में पुट कर दो √3a/2 इज a sin फाई, a से a को कैंसिल कर दो, तो फेज हो गया π/3 या 60 डिग्री। इसका ये मतलब है बच्चों कि अगर कोई बॉडी को मैंने √3a/2 पर देखा था, तो वहाँ का फेज कितना होगा? 60 डिग्री। और अगर एक बॉडी यहाँ से इस तरफ चला, तो इसका इक्वेशन क्या लिखोगे? a sin ओमेगा टी प्लस π/3 या 60 डिग्री। उम्मीद करता हूँ ये बातें आपको समझ में आ रहा होगा। तो अगर आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करने की कोशिश करो, ताकि मेरे हर अपडेट्स आपको समय टू समय मिलते रहे। चलो मेरे बच्चे, थोड़ा सा इसको और आगे बढ़ाए टॉपिक को। अगर हम ओवरऑल बात करें तो मैंने कहा यहाँ पर समझने की कोशिश करिएगा। मैं कुछ टर्म्स को डिफाइन कर रहा हूँ। x इक्वल टू 0, x इक्वल टू a/2, x इक्वल टू a/√2, x इक्वल टू √3a/2, x इक्वल टू a और x इक्वल टू -a। हमें इतना दिमाग लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। फंडा तो मैंने सिखाई दिया कि इनिशियल फेज निकालेंगे कैसे। हमें ऐसे तरीका ढूंढना होगा, बस आपको साइन टेबल आना चाहिए। अगर आप बच्चों आपको साइन टेबल आता है तो फिर तो बन ही जाएगा। ये बताओ, साइन टेबल तो आता होगा। x इक्वल टू 0 मतलब साइन कितने पे 0? जल्दी बताओ, साइन कितने पे 0? अच्छा सर, साइन तो 0 पे 0 होता है, इसका मतलब फेज 0 डिग्री। अब यहाँ पर लिखा है a/2। चेक करो साइन कितने पे हाफ, एक को पॉकेट में रखो। साइन कितने पे हाफ, तो कहोगे 30 डिग्री, तो मैं इसको लिख दिया π/6। साइन कितने पे 1/√2, π/4। साइन कितने पे √3a/2, तो कहोगे 60 डिग्री। साइन कितने पे a, तो कहोगे 90 डिग्री। साइन कितने पे -a, तो कहोगे 3π/2। इस प्रकार से हम इनिशियल फेज निकाल सकते हैं। अगर इसको हम एक ग्राफ में देखें बच्चों, तो मुझे कुछ ऐसा समझ में आ रहा है साइन ग्राफ में कि देखो, ध्यान से देखो, आपको पूरा समझ में आने वाला है। ये फेज 0, ये 90 डिग्री, 0, π/6, π/4, π/3, π/2। अब ये एक्सट्रीम पोजीशन तक जा चुका है बच्चों। अब ये आएगा फिर से वापस मेन पोजीशन पर। तो ये π/2 था और ये पाई था। अब देखो ये पाई था, अब यहाँ आएगा तो ये 3π/2 हो जाएगा। नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन तक जा चुका है। अब ये नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन पे आकर के दोबारा वापस मेन पोजीशन पे आएगा, दोबारा वापस मेन पोजीशन पे आएगा, तो कहोगे ये 2π होगा। और इसको कहते हैं एक कंप्लीट टाइम पीरियड। क्या कहते हैं इसको? कंप्लीट टाइम पीरियड। 0 से 2π के बीच में जो समय लगा उसे कहते हैं कंप्लीट टाइम पीरियड। अगर मैं आपको ग्राफिकली ऐसे बोलूं बच्चों, इस प्रकार से बातें करूं, ऐसे कर दूं और लिख दूं कि यार ये एक्सटी ग्राफ है, ये एक्सटी ग्राफ है, ये 0, ये 2, ये 4, ये 6, ये 8। तो 0 से 2π के बीच में जो समय लगा था, चेक करो, ये रहा 0 और ये रहा 2π।
0 से 2 पाई के बीच में जो समय लग रहा है वही क्या है, टाइम पीरियड। इसका मतलब इस फंक्शन का टाइम पीरियड कितना था बच्चों, 4 सेकेंड। उम्मीद करता हूं आपको समझ में बहुत अच्छे से आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।